पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राज्यसभा को, और इसमें भी राज्यसभा को ही पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की। तो देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल सदन का, यानी राज्यसभा का, सदन की बात कर रहे हैं यहाँ, तो स्थायी है ये, यानी इसका कार्यकाल ऐसे लोकसभा की तरह नहीं है कि 5 साल है। लोकसभा में कितना कार्यकाल? 5 साल। यहाँ ऐसा नहीं है कि 5 साल है, 10 साल है, 6 साल है, 4 साल है, स्थायी यही है। 1952 में बनी थी पहली बार राज्यसभा, तब से राज्यसभा पूरी कभी खाली नहीं हुई। 2/3 सदस्य तो हमेशा ही बने रहते हैं वहां 245 कुर्सियां रखी हुई है। 245 में से 2/3 कुर्सियां तो हर वक्त भरी रहती है, हमेशा ही, 365 दिन ही। अभी आगे बताते हैं आपको कैसे भरी रहती है। तो क्या समझेंगे कि जो सदन है राज्यसभा, उच्च सदन जो है संसद का, जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यह स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी है, हर 5 साल बाद लोकसभा नई बनती है। सारे के सारे सदस्य ही 545 सदस्य ही घर जाते हैं, उनके स्थान पर नए आते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अस्थायी, यानी वो 5 साल है उसका कार्यकाल। अब 5 साल पहले भी उसको बंद किया जा सकता है, खत्म हो सकती है वो, या जैसे कभी आपातकाल हो तो उसमें 5 साल से अधिक भी उसकी जो ड्यूरेशन उसको बढ़ा सकते हैं। तो वैसे अमूमन उसका जो कार्यकाल है, ज्यादातर उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल ही है, लेकिन यहाँ ये स्थायी है। अच्छा, इसमें कार्यकाल, ये तो बात हुई सदन की। अब बात करते हैं कार्यकाल सदस्य का। इंडिविजुअल जो सदस्य है, व्यक्तिगत जो सदस्य है, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। अब यहां लोकसभा से थोड़ी डिफरेंट स्थिति है। वहां क्या है कि जितना कार्यकाल लोकसभा का है उतना ही सदस्य का कार्यकाल होता है। 543 व्यक्ति भी उतने ही दिनों तक रहेंगे जब तक लोकसभा रहेगी। यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो हमेशा ही रहती है राज्यसभा तो, लेकिन इसके सदस्य हमेशा नहीं रहते हैं, वो तो 6 साल तक ही रहेंगे। यानी एक सदस्य जब एक बार राज्यसभा का सदस्य बनता है कोई व्यक्ति, तो वो अधिकतम 6 साल तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। कम में तो वो पहले भी जिस इस्तीफा देते ही है, किसी कारण से वो अयोग्य हो जाए तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम जो कार्यकाल होगा उसको 6 साल होगा। और ज्यादातर 6 साल ही रहते हैं। वो रेयर केस में कभी किसी को या तो कोई जैसे त्याग पत्र दे दे या कोई डेथ हो जाए तो बात अलग है। वैसे 6 साल होता है इसमें कार्यकाल, किसका? सदस्य का। और सदन का कार्यकाल तो स्थायी होता है। अभी और इसको आगे क्लियर करते हैं। देखो, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद हटते जाते हैं। यहाँ क्या होता है? 1/3 सदस्य जो है ना, वो प्रति 2 वर्ष बाद हटते जाएंगे। और क्या आगे? प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वो जो 1/3 सदस्य हटे, हर 2 साल में हटते हैं, उनकी जगह नए 1/3 आ जाते हैं। यानी 1/3 सदस्यों का रिन्यूअल हर 2 साल में होता जाता है। हर 2 साल में ये रिचार्ज होती जाती है, लेकिन पूरी नहीं, पूरी की पूरी नहीं, केवल 1/3 सदस्य ही। लोकसभा तो उसका रिन्यूअल हर 5 साल में पूरी की पूरी का ही हो जाता है, पूरे ही नए आ जाते हैं सदस्य। और यहाँ क्या होता है? 1/3 सदस्य ही आएंगे नए, और वो भी हर 2 साल में। आगे क्या लिखा है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। लोकसभा के लिए चुनाव कब होता है? 5 साल में, अधिकांशतः 5 साल में होता है। वो बात अलग है कि जैसे समय से पहले बंद कर दी जाती है तो पहले भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर चुनाव जो होता है वो 5 साल में होता है। और यहाँ फिक्स है, हर 2 साल में राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। अब ये फैक्ट एक उदाहरण से समझाएंगे आपको। मान लो अभी कितनी है लोग, इसकी राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245। 245 है ना, अधिकतम 250 हो सकती है, अभी 245 है। अब ये 245 की स्थिति कैसे है आप समझो। हम इनको 245 सदस्यों को 3 भागों में बांट देते हैं। यहाँ एक भाग में 81 सदस्य आएंगे, एक भाग में 82 सदस्य आएंगे, एक भाग में 82 सदस्य आएंगे। ये आप जोड़ोगे तीनों को ही तो कितने हो गए? 245 हो गए। अब मान लो यहां हमने एक फैक्ट लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सेवानिवृत्ति प्लस निर्वाचन का वर्ष। जिस साल सेवानिवृत्ति होगी ना, उस साल निर्वाचन होगा। यानी निर्वाचन का वर्ष भी वही होता है जो सेवानिवृत्ति का होता है, क्योंकि जब सीटें खाली होगी, सेवानिवृत्त होंगे सांसद, तभी तो नए होगा चुनाव होगा।
पहले से कुर्सियों पे भरे हुए हैं लोग, तो दूसरे को कैसे बिठाओगे? एक के ऊपर एक थोड़ी बिठा सकते। तो पहले तो सीट खाली होगी, सेवानिवृत्ति होगी, फिर उसके तुरंत बाद निर्वाचन होगा। नए व्यक्ति को बिठाने के लिए निर्वाचन होता है ना, या तो निर्वाचन या आप ये कह सकते हैं मनोनयन। भाई 12 सदस्यों का तो मनोनयन ही होता है ना, 233 निर्वाचित होते हैं। तो यहां आप एक शब्द और लिख सकते हैं, सेवानिवृत्ति प्लस निर्वाचन और मनोनयन प्लस मनोनयन, है ना। तो ये इनका जो वर्ष है, सेवानिवृत्ति का वर्ष और निर्वाचन या मनोनयन का वर्ष एक ही होता है। जिस साल सेवानिवृत्त होंगे, जिस साल रिटायर होंगे, जिस साल वो हटेंगे, उसी साल नयों का निर्वाचन होगा। अब मान लो राज्यसभा में 245 कुर्सियां हैं, है ना। 81 कुर्सियों को अलग साइड में रख दिया हमने, 82 कुर्सियों को अलग साइड में रख दिया, और 82 को एक तरफ रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 81 कुर्सियां है ना, इनके लिए मान लो 2014 में चुनाव हुए। अभी जो 2014 गया वहां चुनाव हुए, क्योंकि इस पर जो सदस्य बैठे थे 81 पर, वो 2008 में बने थे। तो वो 2014 में 81 के 81 क्या हुआ, रिटायर हो गए, रिटायर हो गए ना। अब नया निर्वाचन या मनोनयन, भाई 1/3 तो 4 सदस्य तो कौन से हैं इसमें? इस 81 में 4 मनोनीत है, और बाकी जो 77 है वो कौन से? निर्वाचन वाले। 77 तो निर्वाचन से आए, 4 मनोनीत होके आए, है ना, समझ गए। अब यहाँ टोटल 81 सदस्य आए 2014 में, यानी 2014 में क्या घटना हुई? 2 घटनाएं हुई। एक तो जो सदस्य 2008 में बने थे वो रिटायर हो गए 81, उनके स्थान पर इन कुर्सियों पर नए व्यक्ति आकर बैठ गए 81, जिसमें 4 तो थे मनोनीत और 77 थे निर्वाचित, समझ गए। अब आगे चलेंगे, 2014 में बैठ गए ना। अब क्या हुआ, साल आया 2016। 2016 में क्या हुआ, चलो आपको इधर से बता देते हैं पहले। 1/3 है ना, ये 81 सदस्य चेंज कब हुए? 2014 में। अब ये रिटायर कब होंगे? इनका कार्यकाल हमने क्या लिखा है यहाँ, सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। तो ये 81 आदमी का कार्यकाल 6 साल रहेगा। ये कब रिटायर होंगे? 2020 में होंगे ना। 2014 से लेकर 2020 तक 6 साल होते हैं, तो 2020 में रिटायर होंगे। 2020 में वापस सेवा, कौन सी घटना हुई? 2 घटनाएं हुई। सेवानिवृत्ति, ये जो 14 में बने थे वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, और उनके स्थान पर नया निर्वाचन और मनोनयन हुआ 2020 में, समझ गए। अब ये 2020 में जो बने 81 लोग, ये कब तक रहेंगे? 2026 तक। तो 2026 में वापस वही घटना हुई। क्या हुई? 2020 में जो बने थे 81 वो रिटायर हो गए, और उनके स्थान पर उन कुर्सियों पर 81 कुर्सियों पर नए सदस्य आकर बैठ गए। फिर ये नए जो बैठे, इन कुर्सियों पर क्या होगा? ये कुर्सियां भरी रहेगी, इन कुर्सियों पर वो सदस्य बैठे रहेंगे 2032 तक। जो नए बने 2026 में जो व्यक्ति कुर्सी पर आकर बैठा, यानी कुल ये जो 81 व्यक्ति आकर बैठे, वो कब तक बैठे रहेंगे इन कुर्सियों पर? 2032 तक। 6 साल हो गए। 6 साल में वो रिटायर हो जाएंगे और वो कुर्सियां खाली हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद नए 81 व्यक्ति आकर बैठ जाएंगे ना। फिर ये कब तक रहेंगे? जो 2032 में बने वो रहेंगे 6 साल, यानी 2038 तक बने रहेंगे। 38 में फिर वही घटनाएं होंगी, सेवानिवृत्ति हटना और उनके स्थान पर कुर्सियों पर दूसरों का बैठना। ऐसे सिलसिला जारी रहेगा। फिर 2044 में होगी, फिर 2050 तक रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। अब चलेंगे आगे। ये तो बात हुई 1/3 सीटों की, जो एक तरह का हमने रख रखी है। एक साइड में और पड़ी है 82 कुर्सियां। ये 82 जो कुर्सियां हैं, इन 82 कुर्सियों पर लोग बैठे। मान लो 2016 में नए सदस्य आकर बैठे, 2016 में चुनाव हुआ, 2016 में रिटायर हुए कौन से आदमी? जो 2010 में बने थे, यहां पर पहले बैठे थे वो 2010 में 82 कुर्सियों पर 82 नए आदमी, उनके स्थान वो रिटायर हो गए 6 साल में, यानी 2016 में। 2016 में नए व्यक्ति आकर इन कुर्सियों पर बैठ गए। ये इन कुर्सियों पर बैठे रहेंगे 6 साल, यानी 2022 तक। फिर 2022 तक बैठे रहेंगे, 2022 में वही रिटायरमेंट होगा और नए आकर बैठ जाएंगे इन कुर्सियों पर। फिर ये कुर्सियां भरी रहेगी 2028 तक।
2028 में वापस नए सदस्य आएंगे, पुराने रिटायर हो जाएंगे और नीचे ये कब तक बैठे रहेंगे? 34 तक। फिर 34 पे जो बैठेंगे वो 40 तक। समझ गए? अब आगे चलो, एक साइड फिर 3 भागों में बांट रखा हमने, 82 कुर्सियां ये और पड़ी है अलग से। यहां क्या घटना हुई? यहां पर चुनाव हुआ 2018 में। 2018 में कौन रिटायर हुए? जो 2012 में बने थे वो रिटायर हो गए, उनके स्थान पर 2018 में 82 नए आदमी बैठ गए कुर्सियों पे आके। अब ये कुर्सियां भरी रहेगी 2024 तक। समझे? 24 में चुनाव होगा, फिर खाली हो जाएगी ये और नए आकर बैठ जाएंगे। फिर ये नए जो आए वो 2030 तक जमे रहेंगे कुर्सियों पे। ये खाली करेंगे कुर्सियों को 2030 में। 2030 में खाली होगी, फिर वो भरी रहेगी 36 तक। 36 में फिर खाली होगी। समझे? ऐसे 42 में फिर आगे सिलसिला चलता रहता है। तो अब मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूं, आइए वापस इन फैक्ट्स पे। क्या लिखा है यहाँ? सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष हुआ ना? यहां पुष्टि हो रही ना कि 6 साल होता है कार्यकाल। भाई 6 साल 2014 में बना, 20 में हटा, फिर 20 में बेटा वो हटा 26 में, फिर 32 में। समझ गए? इस तथ्य की तो पुष्टि हो रही है ना यहाँ कि सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। दूसरा तथ्य है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद हटते जाते हैं। 1/3 सदस्य, ये टोटल 245 है। 245 के 1/3 ये 81, एक फिर 1/3 ये 82 और 1/3 ये 82। तो ये क्या कह रहा है कि जो 1/3 सदस्य है, ये जो 1/3 है 81, ये क्या करते हैं? हर 2 वर्ष बाद हटते जाते हैं। इसके जो टोटल 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल बाद हटेंगे। इसको समझना। देखो, हर 2 साल बाद हटेंगे। तो जैसे 2014 में तो हटे ये 81 लोग इस साइड में बैठे हैं जो, फिर 2 साल बाद वापस हटने, तो अब इनका ही नंबर नहीं आएगा हटने में, अब इनका नंबर आएगा इधर वालों का, 82 वालों का। ये हट जाएंगे। 2 साल बाद वापस हटने हैं तो 2016 में हटेंगे, तो 2016 में ये 82 लोग हटेंगे। फिर 2 साल बाद वापस हटने हैं तो 2016 के बाद यानी 2018 में हटने हैं, तो 2018 में ये जो 82 बचे अलग से, ये जो तीसरा टुकड़ा है कुर्सियों का, जो तीसरा समूह है, ये खाली होगा, ये हटेंगे 2018 में। तो हर 2 साल में हटते जा रहे हैं ना। फिर 2020 में वापस ये हट जाएंगे, फिर 2 साल बाद यानी 2022 में ये लोग हट जाएंगे, फिर 2024 में ये लोग हट जाएंगे। चलता रहेगा ना सिलसिला। ऐसे 2026 में ये लोग हटेंगे, फिर इनका नंबर आएगा, 2 साल बाद वापस ये हटेंगे, फिर 2 साल बाद ये हटेंगे, हटते जा रहे हैं ना। आ गया समझ में? क्या प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद हटते जाते हैं। एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। देखो, नए सदस्यों का चुनाव किया जा रहा है ना प्रति 2 वर्ष बाद। देखो 2014 में चुनाव हुआ, फिर कब हुआ? 2016 में हुआ। 2014 में तो ये 81 आदमियों के लिए चुनाव हुआ, 2016 में इन 82 लोगों के लिए चुनाव हुआ, 2018 में इन 82 के लिए चुनाव हुआ, फिर वापस 2020 में इन 81 के लिए चुनाव हुआ, फिर 2022 में इन 82 के लिए चुनाव हुआ, फिर 24 में इन 82 के लिए, फिर 26 में इन 81 के लिए। ऐसे आगे चलता रहा ना। क्या लिखा है यहाँ? प्रति 2 वर्ष बाद, यानी हर 2 वर्ष बाद, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का या नए सदस्यों का चुनाव होता जाता है ना। फिर आगे चलेंगे, राज्यसभा के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। प्रत्येक, यहाँ लोकसभा में क्या है, वहां प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है, यहाँ हर 2 साल में चुनाव हो रहा है। देखो 2014 में चुनाव हुआ, फिर 16 में हो गया, फिर 18 में हो गया, फिर 20 में हो गया, फिर 22 में हो गया, फिर 24 में हो गया, 26 में, 28 में, 30 में, 32 में से चल रहा है ना। तो हर 2 साल में चुनाव हो रहा है, यहाँ हो गया ना। तो ये इस तथ्य की पुष्टि होती है नीचे वाला, यानी हर, यहां आपको फैक्ट ये याद रखना कि भाई जैसे ऊपर क्या लिखा, कार्यकाल सदन का स्थायी होता है। सदन का स्थायी तो कार्यकाल है, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 जो सदस्य है ना वो हर वक्त यहां बने रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल कुर्सियां 245, तो इसमें से 2/3 कुर्सियां तो हर वक्त भरी रहती है, हमेशा ही, कभी खाली नहीं होगी। जबकि लोकसभा में क्या है कि वो 543 की 543 कुर्सियां ही हर 5 साल में खाली हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं कि हर 5 साल में पूरी की 245 से खाली हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ हर 2 साल मतलब 2/3 जो सदस्य है या 2/3 जो कुर्सियां हैं वो तो हमेशा ही भरी रहेगी। आप कभी चले जाओ, आज जाओगे राज्यसभा में
तो भी 2/3 सीटें तो वहां पर ही मिलेगी। आज के 2 साल बाद जाओगे तो भी बड़ी मिलेगी 2/3, तो आज के 10 साल बाद जाओगे तो भी 2/3 बड़ी मिलेगी। किसी वक्त चले जाओ 365 में से किसी दिन, किसी साल, किसी दशक में, हर वक्त वहां 2/3 सीटों पे कोई कोई बैठा मिलेगा आपको। लोकसभा में ऐसा नहीं है। आज अभी जैसे मान लो नई लोकसभा बनी है, 5 साल बाद आप जाओगे ना तो 543 की 543 से खाली मिलेगी, या 543 पे नए सदस्य बैठे मिलेंगे वहां लोकसभा में, नए एकदम नए चेहरे मिलेंगे आपको। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हर 2 साल में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन 1/3 चेहरे बदलते हैं, सारे नहीं। 245 चेहरे नहीं बदल जाते हर 2 साल में, हर 2 साल में बदलते हैं, लेकिन 1/3 चेहरे ही बदलते हैं। समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि साहब ये तो आपने बता दिया कि हर 2 साल में नए सदस्य बनते जाते हैं और हर 2 साल में चुनाव होता है, और ये भी है कि प्रत्येक सदस्य रहेगा भी 6 साल, हर 2 साल में चुनाव होने के बावजूद भी हर आदमी 6 साल रहता है। तो फिर शुरू में जब राज्यसभा बनी तो कैसे हुआ होगा? शुरू में बनी 1952 में। कब बनी? 1952 में। तो 52 में बनी ना, तो क्या हुआ? प्रथम राज्यसभा का गठन, प्रथम राज्यसभा 1952 में गठित। प्रथम राज्यसभा कब गठित हुई? 1952 में। अब आप देखेंगे साहब फिर शुरू में कैसे किया गया, तो इसको समझना, किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। यहाँ 52 में जब बने ना, पहली 2 सारे के सारी सीटें भर गई, सारी कुर्सियां भर गई, 52 में भर गई। अब यहाँ क्या है कि भाई हर 2 साल में चेंज करना सदस्यों को, तो 2 साल बाद किनको हटाएं? यानी 54 में हटने थे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 1954 में हटाई जाने थे। अब किनको हटाएं भाई? इधर वो हर सदस्य कहेगा संविधान में लिखा साहब कार्यकाल तो 6 वर्षों था हमारा, मैं क्यों हटूं? मैं तो 52 में बना हूं, तो मैं 58 तक रहूंगा, हर एक आदमी ये कहेगा। तो फिर हटाएं किसको? तो क्या किया गया उस समय? 1954 में एक लॉटरी निकाली गई 1/3 सदस्यों के लिए, कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष ही होगा। इस पहली राज्यसभा में, सिर्फ पहली राज्यसभा में ही ये नियम लागू होगा कि 1/3 सदस्य 2 साल ही रहेंगे। तो लॉटरी निकाली गई, जिनका नाम आ गया उनको क्या कर दिया गया? रिटायर कर दिया 2 साल में ही। वो बेचारे बने ही थे 52 में और 54 में रिटायर हो गए। समझ गए? फिर वापस 2 साल में चुनाव कराना था, यानी 1956 में होना था। अब 56 में किसको हटाएं? क्योंकि बने ही 52 में, तो भी तो 4 साल ही हुए बने हुए। वो कहेंगे यार अभी तो 4 साल हुए, हम तो नहीं हटने वाले। फिर वही सिस्टम अपनाया गया, लॉटरी निकाली गई 56 में 1/3 सदस्यों के लिए, सबके लिए नहीं, 1/3 के लिए तो निकाली गई। जिसका नाम आ गया उसको रिटायर कर दिया गया 1956 में। यानी वो 1/3 सदस्य जो पहली राज्यसभा थी उसके 1/3 सदस्य केवल 4 साल ही रहे, उनका कार्यकाल 4 साल ही रहा, और 1/3 सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 साल ही रहा। और जो 1/3 सदस्य थे, 56 के बाद कब चुनाव होगा? 2 साल बाद 1958 में। तो 1/3 जो सदस्य थे ना पहली राज्यसभा के, वो अपना पूरा का पूरा कार्यकाल कर पाए। 1958 में कितने हो गए? 6 साल हो गए ना। अच्छा फिर तो क्या हुआ? अब नेक्स्ट चुनाव कब होना? 1960 में। तो 60 में किनको रिटायर करेंगे? जो 54 में बने, तो वो तो 6 साल हो गए उनको। फिर नेक्स्ट चुनाव हुआ 62 में, तो 62 में किनको रिटायर किया गया? जो 56 में बने, तो उनका भी पूरा 6 साल का कार्यकाल हो गया। फिर 62 के बाद 64 में हुआ, 64 में किनको रिटायर किया गया? जो 1958 में बने। तो ये रूटीन आ गया, ये रोटेशन घूम गया हर 6 साल में, यानी हर सदस्य 6 साल रहने लगा। तो आप क्या समझिए, जो पहली राज्यसभा थी उसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 2 साल ही रहा, शेष 1/3 के कार्यकाल 4 साल ही रहा, और जो शेष 1/3 है उनका पूरा 6 साल रहा। अच्छा अब इसको समझ लें, यहाँ ऊपर लिखा था, मैंने कहा था अभी आप उस पिछली वीडियो में, अभी रुको इसको बाद में समझाएंगे। यहाँ मैंने लिखा स्थायी सदन, इसको स्थायी सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि हर 5 साल में वो खत्म हो जाती है, वो सदन 5 साल ही चलता है, मर जाता है, फिर नया सदन पैदा होता है। यहाँ क्या है, ये सदन हमेशा ही बना रहता है। देखा ना आपके कि 2/3 कुर्सियां तो हर वक्त भरी रहेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थायी सदन। अच्छा एक इसमें वयोवृद्ध सदन, तो इसका मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें वयोवृद्ध इसलिए कहते हैं कि इसमें एक तो जो न्यूनतम आयु है सदस्य बनने के लिए या सांसद बनने के लिए राज्यसभा से, वो 30 साल है।
तो अच्छा, लोकसभा में कितनी 25 है, यहाँ ज्यादा उम्र है ना, तो वयोवृद्ध का मतलब ये होता है कि ज्यादा उम्र वाले को कहते हैं वयोवृद्ध। वयोवृद्ध किस व्यक्ति को कहते हैं, जो जिसकी एज अधिक होती है, तो इसलिए वयोवृद्ध कहा जाता है। यहाँ 30 साल है मिनिमम आयु, लोकसभा में 25 साल है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, इसमें ज्यादातर क्या है, एजेड व्यक्ति, कम उम्र के 25 साल का। अभी लोकसभा में तो कई सांसद है 25 साल की बनी हुई है, जैसे बताया ना मैंने आपको नाम, ओडिशा से थी है 25 साल की बन गई। यहाँ 30 साल के नहीं मिलेंगे आपको। राज्यसभा में तो एजेड व्यक्ति होते हैं ज्यादातर, अधिकांश सदस्य 50 से ज्यादा उम्र के लोग, जो अनुभवी लोग होते हैं वही बनते हैं। मनोनयन भी करते हैं तो अनुभवी लोगों का ही करते हैं, ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उन्हीं का ही मनोनयन करते हैं। जैसे लता मंगेशकर का किया गया, 70 साल से भी ज्यादा उम्र थी उनकी। तो ऐसे क्या होता है कि वयोवृद्ध सदन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के ज्यादातर सदस्यों की आयु बहुत अधिक मिलेगी आपको, मतलब वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जवान नहीं होते, युवा नहीं होते हैं। यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति ज्यादा मिलेंगे, इसके वयोवृद्ध कहते हैं। राज्यसभा के अंतर्गत अब हम लेंगे कि इसमें पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। पदाधिकारी से आशय है कि जैसे सभापति है या उपसभापति है, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सभापति जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, वैसे ही यहाँ भी एक अध्यक्ष होते हैं, पर उनको क्या कहते हैं, सभापति, और इंग्लिश में कहेंगे उनको चेयरमैन। तो इसके जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या समझे? जो भारत में एक तो राष्ट्रपति की पोस्ट है, एक उपराष्ट्रपति की पोस्ट है, जो उपराष्ट्रपति की सीट पर बैठा होगा वही इसका सभापति होगा, इसका अलग से सभापति नहीं होता। क्या समझे? जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास एक ही सीट है लोकसभा अध्यक्ष की, और काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भी राष्ट्रपति की सीट का भी काम देखते हैं, उनके पद का नाम उपराष्ट्रपति भी है या राष्ट्रपति भी है या और कोई प्रधानमंत्री भी है या और कोई नाम भी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ पदेन सभापति शब्द क्यों लिखा गया, जबकि वहां नहीं लिखा गया। लोकसभा में ये थोड़ी लिखा गया है कि पदेन अध्यक्ष होंगे, पदेन स्पीकर होंगे, एक्स ऑफिसियो कहते हैं पदेन को इंग्लिश में, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। अब ये एक्स ऑफिसियो का मतलब समझ लें कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही यहाँ का सभापति होगा, इसका मतलब होता है पदेन सभापति। समझे ना? अभी जैसे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू है ना, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। अब यहाँ क्या लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अब उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर जो बैठा है यानी वेंकैया नायडू बैठा है, तो वेंकैया नायडू ही यहाँ के सभापति होंगे। आपसे पूछ रहे कि चलो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे साहब सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 में बने थे ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 62 तक रहे थे। अब आपसे पूछ ले कि चलो ये बताओ कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, तो आप कहोगे पहला सभापति तो कौन, पता करते हैं। अभी पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये आता है कि उपराष्ट्रपति पहला ये था, तो वो सभापति भी राज्यसभा का वही था, है ना। पहला भारत का उपराष्ट्रपति था कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो भारत के राज्यसभा के पहले सभापति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। जैसे उनके बाद बने जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति बाद में कौन बने, जाकिर हुसैन बने। तो यानी राज्यसभा के सभापति भी दूसरे नंबर के कौन थे, जाकिर हुसैन। बाद में जैसे वीवी गिरी बने, तो वीवी गिरी तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इधर राज्यसभा में भी तीसरे नंबर के सभापति थे वीवी गिरी। आगे चलेंगे, गोपाल स्वरूप पाठक थे जैसे, और बाकी काफी थे, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये रहे थे। अच्छा, इसमें जो तो ये जितने भी रहे ना, ये सारे उपराष्ट्रपति यहाँ राज्यसभा के सभापति रहे हैं। और उपराष्ट्रपति का तो उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई काम होता ही नहीं है। आपको क्या बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं होता है। वो जो कुछ भी काम करता है ना, वो सभापति के रूप में करता है, इसीलिए उसको वेतन भत्ते भी सभापति की हैसियत से दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति की
उपराष्ट्रपति के तो कोई काम होते नहीं है। उपराष्ट्रपति की पोस्ट इसलिए बनाई गई कि बाय द वे राष्ट्रपति की पोस्ट किसी कारणवश खाली हो जाए, अचानक डेथ हो जाए, त्यागपत्र दे दे, तो फिर क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बस ये काम होता है। बाकी उपराष्ट्रपति का स्पेशल कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति का जो काम है वो सभापति के रूप में ही है। कौन सा सभापति? राज्यसभा के सभापति। तो यहां आप ये जानेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब इनका निर्वाचन कौन करता है साहब? हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, स्पीकर के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि लोकसभा के सदस्य करते हैं। यहां कौन करेंगे? क्योंकि यहां सभापति का तो निर्वाचन होता नहीं है, यहां तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में तो जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, लेकिन यहां उपराष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। किसका? उपराष्ट्रपति का कर रहे हैं वो, सभापति का तो निर्वाचन होता ही नहीं है। अब जो उपराष्ट्रपति बन जाएगा वही सभापति होगा। तो यहां निर्वाचन किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। और करते कौन है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। सभी शब्द क्यों आया? सभी का मतलब ये है निर्वाचित और मनोनीत, सभी आ गए। वो जो अब देखिए लोकसभा में तो अब कोई मनोनीत रहा ही नहीं, एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था वो खत्म हो चुका है, तो अब तो सिर्फ सारे निर्वाचित ही है इसमें तो। और राज्यसभा में आज भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, है ना, 233 वो होते हैं निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। तो ये 245 ये और 543 ये मिलकर, यानी मनोनीत भी शामिल है उसमें, ये मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। या राज्य की विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो निर्वाचन हो गया। कार्यकाल क्या होगा साहब? 5 साल। क्या समझे? कार्यकाल 5 साल है। भूल कर भी ये मत कर देना कि साहब 6 साल होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, जबकि यहां सभापति का कार्यकाल 5 साल ही होता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है याद करने के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। चलो बताइए, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या है, अवधि क्या होती है? लड़के वहां 6 भी रहेगा विकल्प 6 वर्ष, 5 वर्ष है, या जैसे 4 वर्ष, 8 वर्ष, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो वहां 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा। अब क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 होता है ना, तो 6 मान लेते हैं, लेकिन यहां कार्यकाल सभापति का 5 वर्ष ही है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। तो जब उपराष्ट्रपति हट जाएगा इट मीन सभापति भी हट गया, तो वो 5 साल में हटते हैं उपराष्ट्रपति, इसलिए यहां सभापति भी फिर वो 5 साल ही रहता है। तो समझे, एक बात यह है कि ये जो सभापति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। देखिए राज्यसभा का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो वहां का मेंबर ही नहीं होता है। अभी लोकसभा का स्पीकर है, मान लीजिए ओम बिरला, तो ओम बिरला साहब लोकसभा के मेंबर है ना, कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सांसद है वो। लेकिन ये उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति होता है राज्यसभा का, ये न तो सांसद होता है, न लोकसभा का मेंबर होगा, न राज्यसभा का मेंबर। अगर ये मायदा में कोई वो मेंबर है, बन गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, समझे। तो सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। उधर लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो तो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन ये नहीं होता, समझ गए आप। और दूसरी बात, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, इसके बावजूद भी ये कास्टिंग वोट दे सकता है। निर्णायक मत, निर्णायक मत समझते हैं ना। मान लो राज्यसभा में कोई कानून बनाने के लिए वोटिंग की जा रही है कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब वोटिंग की गई तो क्या हुआ, मान लो उस दिन 200 आदमी उपस्थित थे। अब 200 में से क्या हुआ कि 100 ने पक्ष में डाला, 100 ने विपक्ष में डाल दिया। 100 सांसदों ने उसके पक्ष में मतदान किया, 100 ने उसके विपक्ष में उसके खिलाफ मतदान किया। अब डिसीजन कैसे करें कि खारिज हुआ कि पारित हुआ? तो इसके लिए क्या होता है कि वो अध्यक्ष, जिस लोकसभा में अध्यक्ष करता है ना फैसला, अध्यक्ष फिर अपने मत का इस्तेमाल करता है। तो यहां भी सभापति, जबकि वो मेंबर नहीं है राज्यसभा का, तो भी निर्णायक मत का तो इस्तेमाल करेगा। निर्णायक मत तो दे सकता है वो, कास्टिंग वोट तो दे सकता है। और प्रथम मत नहीं देगा वो, यहां प्रथम मत नहीं देगा किसी भी सूरत में, समझे। वहां प्रथम मत देने का अधिकार होता है स्पीकर को, कब? जब वो अध्यक्षता नहीं कर रहा होता है किसी मामले, मान लो उसके खिलाफ जांच चल रही है और उसमें
वोटिंग हो रही हो तो वो वोट देगा, प्रथम मत ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो प्रथम मत या प्रथमतः जो प्राइमरीली जो वोट देते हैं सभी सांसद, उनके साथ ये वोट कभी नहीं देगा। ये केवल वोट उसी स्थिति में देता है जब दोनों तरफ पक्ष विपक्ष में बराबर बराबर मत पड़ जाते हैं, यानी कौन सा मत देता है, ये निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, जबकि ये मेंबर नहीं है, याद रखेंगे इसको। अच्छा, त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को। आप जानते हो उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे आपको, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एकदम डिटेल में यहाँ चर्चा करेंगे। अभी तो चूंकि अपन इतना ही पढ़ रहे हैं जितना अपने सभापति की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए, बाकी उपराष्ट्रपति का अलग से अपने यहाँ पीरियड होगा। अच्छा, त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति, या जो सभापति है वो राष्ट्रपति को देगा, याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि लोकसभा की तरह वो सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है ना, वहां स्पीकर डिप्टी स्पीकर को दे रहा है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि ये उपसभापति को देंगे, ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अच्छा, हटाना, अब हटा कौन सकता है? मान लीजिए राज्यसभा के सभापति को हटाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो हटाने का पावर किसके पास है? देखो इसकी प्रक्रिया समझ लें। राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत जो हटाना है, हटाने का प्रस्ताव हो पहले राज्यसभा में लाया जाता है और वहां पास कैसे कराते हैं इसको? तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत, यहां साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत का मतलब आधे से अधिक। तत्कालीन कुल सदस्य, मान लो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, हम जानते हैं, है ना, अभी 245 है। मान लो 5 सीट खाली चल रही है, किसी कारण से डेथ हो गई या इस्तीफा दे दिया, तो 240 हो गई तत्कालीन सदस्य संख्या। तो तत्कालीन तो क्या मानी जाएगी? जिस दिन वोटिंग हो रही है ना, तत्कालीन का मतलब जिस दिन वोटिंग हो रही है, कौन से मामले में? उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के मामले में वोटिंग चल रही है, उस दिन टोटल कितने हैं? 240 है। टोटल 245 होते हैं ना, 5 खाली है, मान लीजिए 3 ने इस्तीफा दे दिया और 2 की डेथ हो गई, 240 पोस्ट ही भरी है, तो 240 का क्या लिखा है? तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत, इनका बहुमत यानी कितना होगा? 121। 121 सांसद, अगर कौन से? राज्यसभा के 121, राज्यसभा के 121 सांसद उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। कौन से प्रस्ताव को? उपराष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव को, उप सभापति को हटाने वाले प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, उसके पक्ष में 121 सांसद मत डाल देते हैं, तो वो क्या माना जाएगा कि राज्यसभा से तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, ऐसा कहा जाएगा। समझे? अब यहां इतना होने पर ही वो हट नहीं जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष को तो हटाती कौन है? लोकसभा ही हटाती है, वो पारित करते हैं ना प्रस्ताव। लेकिन यहाँ अभी क्या है, राज्यसभा तो ये करती है काम। दूसरा फिर, अच्छा इसमें क्या, पहले प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है हटाने के लिए, है ना, ऐसा नहीं लोकसभा में पहले कर देंगे, पहले राज्यसभा में होता है। फिर क्या होता है? लोकसभा की सहमति आवश्यक है, फिर भी यहां से पारित हो गए ना 121 से, फिर क्या करेंगे? लोकसभा की सहमति लेंगे। सहमति का अर्थ समझो, सहमति का मतलब है वहां भी एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन वहां सहमति के लिए प्रस्ताव जो पारित किया जाता है ना, उसका नियम क्या है? जिस दिन वोटिंग हो रही है, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कितने सांसद उपस्थित थे? उपस्थित प्लस मतदान में भाग लेने वाले, 2 चीज होते हैं। मतदान करने वालों का साधारण बहुमत, क्या समझे? लोकसभा की सहमति का अर्थ समझ लीजिए, यहां पे उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का साधारण बहुमत। मान लो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 543 है ना, और ये मान लो आपकी वहां 43 पोस्ट खाली है, 43 पोस्ट खाली किसी कारण से, मान लो 20 ने इस्तीफा दे दिया है और 23 आदमी है उनकी डेथ हो गई, ऐसा मान लेते हैं, तो 500 पोस्ट क्या है? 500 ही भरी है वहां। तत्कालीन सदस्य कितने? 500 है। अब 500 है ना, तो 500 में से अगर यही मामला भी राज्यसभा में क्या देखा अपन ने कि 500 में से जैसे 240 थे ना, तो उसका आधे से अधिक चाहिए,
लेकिन यहां क्या होता है कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन मान लो 400 ही उपस्थित हुए, 400 उपस्थित हुए ना, तो 400 का साधारण बहुमत चाहिए, कितना? 201, 201 से प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। जबकि यहां ऐसा नहीं है, यहां 240 है ना, बड़ी पोस्टें हैं। अब जिस दिन वोटिंग हुई हो उस दिन मान लो 200 आदमी आए हो, 40 एब्सेंट रहे हो वहां सदन से, 40 सदन से एब्सेंट रहे हो, फिर भी पास करने के लिए कितने मत चाहिए? 121, यानी टोटल जो 240 है उसका आधे से अधिक। लेकिन यहां क्या है, यहां देखो कुल सदस्य संख्या अपन कितनी मान रहे हैं? तत्कालीन टोटल सदस्य संख्या 500 है, 500 में से जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन 400 ही आए, तो 400 का बहुमत यानी 201 से ही, अगर 201 सदस्य उसके पक्ष में मतदान कर देते हैं लोकसभा में, लोकसभा के सदस्य, तो फिर ये प्रस्ताव क्या माना जाएगा? पारित किया हुआ, या ये माना जाएगा कि लोकसभा की सहमति मिल गई उस पर। आप समझे ना, उपस्थित का मतलब होता है भाई, जैसे दो शब्द है, उपस्थित और मतदान करने वाले। अब आपकी इतना डीप पूछा नहीं जाएगा, आपके जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसमें कई फैक्ट पूछे नहीं जाने इसमें से, लेकिन चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए, अस्पष्टता नहीं रहे आपके विचारों में, आपकी नॉलेज में, इसलिए कई बातें ऐसी बतानी होती है जो एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन समझाने के लिए उनका जिक्र करना आवश्यक होता है। अब यहाँ इसीलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है कि ये सब पूछा जाए। जैसे आरएस वालों को तो हम एकदम ये सारा याद करवाते हैं, इसको याद करना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उपस्थित का मतलब होता है कि भाई 500 थे ना कुल, तो यहाँ इस पोस्ट का लिए 500 में से उपस्थित थे 400, और मान लो सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई लोकसभा की, 400 उपस्थित थे, शाम को हुई वोटिंग, पूरे दिन माथाफोड़ होके शाम को वोटिंग हुई 4 बजे, वोटिंग हुई तब क्या हुआ कि सुबह कितने उपस्थित थे? 400, वोटिंग के समय मान लो 300 ने वोट डाले, 100 आदमियों ने डाले नहीं कि न तो हम पक्ष में डालेंगे न विपक्ष में डालेंगे, वो उठ के चले गए वोटिंग के समय। तो यहां क्या होता है कि भाई उपस्थित का भी आधे से अधिक होना चाहिए, मतदान करने वालों का भी आधे से अधिक होना चाहिए। तो उपस्थित तो 400 थे, इसलिए 201 चाहिए। अब मतदान, आप कहोगे साहब जब उपस्थित का है तो फिर मतदान करने वाले तो हमेशा ही उपस्थित से कम होते होंगे ना, ऐसा नहीं होता। कई बार मतदान करने वालों की संख्या उपस्थित से अधिक हो जाती है। जैसे उपस्थित तो सुबह 400 थे 11 बजे तो, लेकिन जब वोटिंग हुई 4 बजे तो 50 सांसद आ गए शाम को, चलो हम तो बहस में तो भाग नहीं लिया, अनुपस्थित रहे बहस में तो, लेकिन वोटिंग में तो हम भाग लेंगे, तो मतदान के समय संख्या बढ़ जाती है उनकी। तो फिर क्या होगा, उपस्थित तो 400 ही थे, तो उपस्थित के आधार पर तो 201 से पारित होना चाहिए, लेकिन मतदान करने वाले कितने आ गए शाम को? मान लो 50 और आ गए, तो 450 हो गए ना, तो 450 का आधे से अधिक 226 हो गया ना, 226 से पारित माना जाए, पारित होना चाहिए, तभी वो सहमति मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि साहब 201 से पारित समझा जाएगा कि उपस्थित तो 400 थे ना, उपस्थित थे लेकिन मतदान में ज्यादा आदमी आ गए शाम को। समझिए ना, आया समझ में? नहीं आया? तो ये इसका अर्थ ये होता है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है उसकी जो जरूरतें हैं उसमें सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि राज्यसभा की तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत प्लस लोकसभा की सहमति चाहिए, बस। और ज्यादा जमेले में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हटाने के बारे में पूछा जाना लगभग बहुत संभावना कम है, ये भी फैक्ट बहुत कम ही पूछा जाता है लोअर एग्जाम्स में। ये आरएस स्टैंडर्ड का है क्वेश्चन, या फिर सब इंस्पेक्टर में पूछा जाता है, या फिर आईएएस में तो पूछते हैं, इसमें सिर्फ डीप आता है वहां तो क्या समझिए आप, हटाने में आपको ये याद रखना कि राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत प्लस लोकसभा की सहमति चाहिए केवल, और पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा। ये आपको इतना भी याद रह जाए कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर हटा दिए, दोनों बना रही है उपराष्ट्रपति को, हटाते भी यही है। लेकिन हटाने के मामले में राज्यसभा के पास पावर ज्यादा है। कैसे? एक तो पहले प्रस्ताव यहां रखा जाएगा, दूसरी बात यहां पे उसको पारित कराने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है लोकसभा की तुलना में। यहां तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए, वहां उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का ही बहुमत चाहिए। समझ गए ना, इतना फर्क है। अब आपको ये याद रखना कि भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो हमने बताया आपको। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वही राज्यसभा के सभापति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, याद रखेंगे एकदम।
अब आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? वेंकैया नायडू। ये वेंकैया नायडू ये भी सभापति हैं यहाँ के। अब आपसे पूछेंगे राजस्थान से कौन रहे हैं राज्यसभा के सभापति, तो आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान से उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति रहे हैं आप जानते हैं भैरों सिंह शेखावत रहे हैं। 2002 से 2007 के बीच में भैरों सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति थे, याद है आपको। और चूंकि ये उपराष्ट्रपति थे तो इस अवधि में ये क्या थे, राज्यसभा के उपसभापति भी थे, है ना, सॉरी राज्यसभा के सभापति भी थे, याद रखेंगे इसको। तो ये बात है। वैसे ये जो आपके राजस्थान की और बात करें तो अभी मोहम्मद हामिद अंसारी थे ना, इनसे पहले इनसे वेंकैया नायडू से पहले जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, इन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो राजस्थान के जसवंत सिंह उनके सामने खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए थे चुनाव, तो वो बन नहीं पाए। लेकिन चुनाव तो उन्होंने फाइट किया ही था, वो भी राजस्थान से थे जसवंत सिंह, आप जानते हैं। तो यहां क्या समझे आप कि वर्तमान में मतलब वेंकैया नायडू है और राजस्थान से भैरों सिंह शेखावत रहे हैं 2002 से 2007। अब आपको सन वन तो नहीं पूछा जाएगा, इतना अपने को मालूम होना चाहिए कि भैरों सिंह शेखावत राजस्थानी थे जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं या राज्यसभा के सभापति रहे हैं। अब ये याद रखेंगे सभापति के बारे में। और इसके बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि भाई जो सभापति है ना उसका कार्यकाल 5 साल ही होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, और सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। बहुत बड़ा फैक्ट है ये, लेकिन उसको निर्णय मत देने का तो अधिकार होता है, मेंबर नहीं होने के बावजूद भी केवल निर्णय ही देने का अधिकार होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है, जैसे लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होता है ना, वैसे यहाँ भी डिप्टी चेयरमैन होता है। जैसे वहां उपाध्यक्ष है वैसे यहाँ उपसभापति भी होता है। तो वैसे उपसभापति का भी काम बहुत कम है, वहां भी आपने देखा कि उपाध्यक्ष का कार्य ज्यादा नहीं है, सारा काम अध्यक्ष ही करते हैं। यहाँ भी राज्यसभा का जितना कार्य होता है, जिसे रोजमर्रा की जो बैठकें होती है आप देखते हैं टीवी में, तो वो बैठकों का संचालन कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति यानी सभापति ही करते हैं। उपसभापति का रोल बहुत कम होता है। जब किसी कारण से सभापति की पोस्ट खाली हो या कहीं अनुपस्थित हो, छुट्टी पे हो, तो वो सभापति उपसभापति जो होते हैं वो कार्य संभालते हैं। लेकिन वैसे अधिकांशतया राज्यसभा की बैठकों का संचालन, बैठकों की अध्यक्षता सभापति ही करते हैं, उपराष्ट्रपति ही करते हैं। ये तो, लेकिन फिर भी पोस्ट तो है, तो अपने को जानना तो वही। तो उपसभापति या डिप्टी चेयरमैन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इस पद को सभापति पद से कुछ अलग करती है। वो कौन सी है? राज्यसभा का सदस्य होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह राज्यसभा का सदस्य होता है। हमने पढ़ा सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी उपसभापति तो वही बनेगा जो पहले राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। पहले राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है, पहले सांसद बनना पड़ता है, उसके बाद क्या बनेगा? वो उपसभापति बनेगा। सभापति में ऐसा नहीं था। सभापति में तो अगर सांसद तो बन ही नहीं सकता, सभापति वही होगा जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वही बन सकता है। यहाँ क्या है, उसको सदस्य होना जरूरी। किसका? राज्यसभा का। अच्छा, निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। जितने सदस्य हैं सारे भाग लेते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे। लोकसभा के सदस्यों का इसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये कोई दूसरी पोस्ट पर नहीं होता है। सभापति में देखिए आता है कि वो उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर होता है, तो उपराष्ट्रपति बड़ी पोस्ट मानी जाती है इंडिया की, दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है। तो अब उसमें क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भी भाग लेती, राज्यसभा भी भाग लेती, लेकिन यहां इसके पास दूसरी पोस्ट नहीं होती है। तो क्या होता है, राज्यसभा से ही इसका संबंध है, इसका कार्य राज्यसभा तक ही सीमित होता है। इसलिए इसका जो निर्वाचन है, इसका जो चुनाव है, वो राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे केवल, और कोई भाग नहीं लेता। और इसमें जैसे त्यागपत्र सभापति को देता है, ये त्यागपत्र यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनको ही अपना त्यागपत्र देंगे उपसभापति। समझे? सभापति किसको देने त्यागपत्र? उपसभापति को नहीं दे रहे हैं। जैसे लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देते हैं ना, वैसे सभापति यहाँ इनको नहीं देंगे त्यागपत्र, उपसभापति को। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं वहां है जैसे यहाँ ऐसा,
वहां सभापति तो दे, वहां स्पीकर डिप्टी स्पीकर को दे रहा है त्याग पत्र, यहां सभापति या चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को नहीं देगा त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, चेयरमैन तो, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है वो देगा चेयरमैन को, यानी उपराष्ट्रपति को या सभापति को देगा। समझे? तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक बड़ा फैक्ट है कार्यकाल 6 वर्ष। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है अधिकतम कार्यकाल। अब पहले तो क्या कि जैसे कोई मान लो किसी आदमी को, मान लीजिए किसी सांसद को बनाया गया, आज तो वो सांसद बना, 2 साल बाद उसको उपसभापति बनाया गया है, तो अब से कितने साल रहेगा वो? कितने साल रहेगा उपसभापति? 4 साल। क्योंकि 4 साल बाद क्या होगा कि वो रिटायर हो जाएगा उस पोस्ट से। कौन सी? सांसद वाली पोस्ट से। राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा। और इसमें शर्त क्या है कि राज्यसभा का मेंबर तो होना ही चाहिए, तब तक ही वो इस पद पे बना रहेगा, उपसभापति के पद पर। इसलिए उपसभापति का जो अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और कम में तो ये है कि वो कब बनता है, जैसे जिस दिन मान लो सांसद बना कोई व्यक्ति, राज्यसभा का सदस्य बना, उस दिन ही उसको अगर उपसभापति बना दिया गया तो वो 6 साल तक रहेगा। लेकिन सांसद बनने के 2 साल बाद उसको बनाया गया या 4 साल बाद उसको बनाया गया क्या उपसभापति, तो फिर वो 2 साल ही रहेगा। 4 साल बाद अगर बना है वो, सांसद बनने के 4 साल बाद अगर उपसभापति बना है कोई सदस्य, तो वो उसका जो कार्यकाल होगा उपसभापति का 2 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद वो राज्यसभा से रिटायर हो जाएगा। तो रिटायर होने के बाद तो उपसभापति रह ही नहीं सकता। इसमें शर्त ही है कि वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। तो इसका कार्यकाल 6 होता है अधिकतम, ये ध्यान रखेंगे। यानी सभापति का कार्यकाल 5 साल होता है, उपसभापति का कार्यकाल 6 साल होता है। देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये याद रखना अपने को। अच्छा, हटाएंगे कौन और कैसे? हटाने का प्रावधान जो है इसमें वो ये लिखा हुआ कि राज्यसभा ही हटाएगी केवल, लोकसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्योंकि हमने देखा ना, इनके पास दूसरी कोई पोस्ट नहीं होती, दूसरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और कोई कुर्सी पर ये बैठते नहीं। इनके पास एक ही कुर्सी है उपसभापति की, जो राज्यसभा में लगी हुई है। लोकसभा से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो लोकसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, न तो इनको बनाने में है न इनको हटाने में है। राज्यसभा इनको हटाती है। कैसे हटाती है? तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत। तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब हुआ कि जैसे राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है जैसे 245 है, अभी किसी कारण से 5 सीट खाली है, 240 ही भरी हुई है, तो इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जो पारित होना चाहिए हटाने के लिए, उसमें कितना बहुमत चाहिए? 240। तत्कालीन कितने हैं? 240। तत्कालीन कुल 240 सदस्यों का बहुमत यानी 121। अब यह कुल शब्द आराम है, इसका मतलब ये है कि चाहे जिस दिन वोटिंग हो रही हो उस दिन सांसद 200 ही उपस्थित हुए हो। यहां कुल शब्द क्यों लिखा गया? कि भले उपस्थित उस दिन 200 ही हो, 200 ही हुए हो सांसद, 40 सांसद एब्सेंट रहे हो, फिर भी कितने मत उसके पक्ष में पड़ने चाहिए? वो जो 200 ने वोट डाला ना, उसमें से 121 के मत इसके पक्ष में होने चाहिए, तब वो हटावा माना जाएगा, प्रस्ताव पारित माना जाएगा। कुल सदस्यों का आप सब इसका शब्द का अर्थ समझो। यहाँ तत्कालीन तो आप समझ गए कि भाई जितनी कुर्सियां भरी हुई है, तत्कालीन का मतलब ये है 245 कुल कुर्सियां होती है, तो 240 ही भरी है, 5 खाली चल रही है, किसी की डेथ होगी, किसी ने इस्तीफा दे दिया। अब 240 है ना, उनमें से आगे क्या लिखा? तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत। तो कुल सदस्य कितने हुए? तत्कालीन 240, इनका बहुमत चाहिए 121 चाहिए। यहां इसलिए लिखना पड़ा, अगर यहाँ कुल न लिख के क्या लिखते हैं कि तत्कालीन उपस्थित सदस्यों का बहुमत या उपस्थित व मतदान में भाग लेने वालों का बहुमत, तो क्या होता है? 240 तत्कालीन कुल सदस्य हैं, उपस्थित 200 ही हुए वोटिंग के दिन, तो 200 का बहुमत ही चाहिए, फिर 101 से ही पारित हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए, जितने हैं उपस्थित, चाहे 100 हुए हो या 150 हुए हो या 200 हुए, उससे मतलब नहीं अपने को, तो टोटल का आधे से अधिक। अब आपको वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप इसमें इतना ही याद रख लेना कि राज्यसभा हटाती है, बाकी तरीका क्या है वो जरूरत नहीं है आपके एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो बस इतनी है कि आपको इतना आना चाहिए। हटाएगा कौन? राज्यसभा हटाएगी या लोकसभा हटाएगी या दोनों ही हटाएंगे? तो आपको ये ध्यान में रखना कि राज्यसभा हटाती है। वैसे नॉलेज के लिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया, जरूरत नहीं है याद करने की।
अच्छा, प्रथम जो इसके उप सभापति थे वो थे 1952 में जब बने थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के प्रथम उप सभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में रिक्त है। कई वीडियोस में, कई बुक्स में, गाइड्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अभी बताते हैं, आज मई चल रहा है, 28 मई 29 मई अभी है, कितनी आज 28 मई। अब आज 28 मई को भी लोग क्या बता रहे हैं कि साहब हरिवंश नारायण सिंह इसके उपाध्यक्ष उप सभापति है। वो नहीं है अभी। हरिवंश नारायण सिंह 9 अप्रैल 2020 को रिटायर हो गए। उनको रिटायर हुए 1 महीना और 1.5 महीना हो गया। क्या समझे? तो वर्तमान में रिक्त है पोस्ट, ये इसमें खाली चल रही है पोस्ट। अभी 9 अप्रैल 2020 से रिक्त चल रही है। हरिवंश नारायण सिंह थे तो वो रिटायर हो गए, उनके 6 साल हो गए उधर, उनके 6 साल हो गए सांसद बने हुए, राज्यसभा के मेंबर बने हुए। तो 6 साल से ज्यादा क्या होता है कि वो रह नहीं सकता, तो फिर उनको हटा दिया गया 9 अप्रैल 2020 को। वो 10 अप्रैल 2014 को बने थे सांसद। कब बने थे सांसद? 2014 को। और सदस्य तो इसके उप सभापति तो अभी बने थे, लेटेस्ट, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसलिए वो अभी जा चुके हैं और इस वक्त रिक्त है। इसको याद रखेंगे। अगर कोई बैठेगा नहीं, या जो ही बैठते हैं हम आपको सूचित कर देंगे, आपको वीडियो आ जाएगा 5 मिनट का, 2 मिनट का एडिशनल वीडियो भेज देंगे आपके पास, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक इसमें आपने को ये याद रखना कि राजस्थान से कौन रहा है बीच में। तो राजस्थान की बात करें तो रामनिवास मिर्धा हुआ करते थे, राजस्थान से एमपी थे वो राज्यसभा में। वो रामनिवास मिर्धा इसके मतलब उप सभापति रहे हैं। तो राजस्थान से एकमात्र है रामनिवास मिर्धा। महिलाओं की बात करें तो 3 महिलाएं अभी उप सभापति रही है। एक डॉक्टर वोलेट अलवा और एक थी डॉक्टर नजमा हेमतुल्ला, ये तो काफी लंबे समय तक रही है। और एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान की राज्यपाल भी रही हुई है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही हुई है। तो वो भी इसकी उप सभापति रही है। 3 महिलाएं उप सभापति रही है, तो ये याद रखेंगे। और इसके बारे में एक आपको ये बता देंगे, जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं साहब वो जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में साहित्य विज्ञान कला साहित्य से साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा से, तो उनमें कैसे होता है कि एक चारों से लेते हैं, 3 लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। 12 ही सदस्य साहित्य से हो सकते हैं, 12 ही कला से हो सकते हैं, 12 ही विज्ञान से हो सकते हैं, या 3 चारों से हो सकते हैं, या 1 से 2 1 और बाकी से 10 हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं, उसमें ऐसा नियम नहीं है कि सबसे प्रत्येक से 3 होंगे, समझे? तो यहां आप क्लियर रहे। 4 सेक्टर है, वो 4 क्षेत्र है जिनमें अनुभव प्राप्त या विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो उनमें ऐसा नहीं है कि साहब 1 से इतने 3 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 से भी सारे भी हो सकते हैं, सबसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, समझ गए? ये 12 का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें।